हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 2 नवंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? ऑप्शन ए राहुल गुप्ता, ऑप्शन बी अनिल कुमार, ऑप्शन सी मोहन सेठ, ऑप्शन डी गोपाल वर्मा। देखिए, भारतीय अमेरिकी राहुल गुप्ता को अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी है। राहुल गुप्ता व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी का नेतृत्व करने वाले पहले डॉक्टर बन गए हैं। राहुल जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में मेडिसिन विभाग में क्लिनिकल प्रोफेसर रह चुके हैं। साथ ही वे वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में स्वास्थ्य नीति प्रबंधन और नेतृत्व विभाग के सहायक प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्होंने हार्वर्ड टी.एच. चेन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर भी काम किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए राहुल गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज यानी 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए ट्रेड बोल्ट, ऑप्शन बी राशिद खान, ऑप्शन सी कुलदीप यादव, ऑप्शन डी आपका हसन अली। देखिए, राशिद खान अब टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। राशिद ने 53वें इंटरनेशनल में विकेट्स का शतक पूरा किया है। खास बात यह है कि राशिद के नाम वनडे इंटरनेशनल में भी सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। साल 2018 में अपने 44वें वनडे इंटरनेशनल में राशिद ने अपने 100 विकेट पूरे कर लिए थे। इससे पहले टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है वो श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा के नाम था। मलिंगा ने टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट का आंकड़ा छूने के लिए 76 मैच लिए थे, जबकि आपका राशिद अली ने 53 मैच में ही ये 100 विकेट ले लिए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी राशिद खान। सॉरी, राशिद खान था, मैं राशिद अली बोल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 20 जुलाई, ऑप्शन डी 31 अक्टूबर। देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वर्ष 2014 में पहली बार भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मनाया गया था। वर्ष 2018 में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया था। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार पटेल का जन्म जो है वो आपका 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था। भारत राष्ट्र को एक संघ बनाने तथा भारतीय रियासतों के एकीकरण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी, जिसका अर्थ प्रमुख या नेता होता है। भारत को एकीकृत और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत की एकजुटता के वास्तविक सूत्रधार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना की, जिसके कारण उन्हें अखिल सिविल सेवकों के संरक्षक के रूप में भी याद किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 31 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया है? ऑप्शन ए एस वेंकटरमैया, ऑप्शन बी एस.ए. बोबडे, ऑप्शन सी अशोक भूषण, ऑप्शन डी एस.सी. अग्रवाल। देखिए, सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया है। इसके अलावा मणिपुर उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रामलिंगम सुधाकर को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपका राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के शीर्ष पदों पर यह स्थायी नियुक्ति जो है आपका 1.5 साल से अधिक समय के बाद हुई है।
सेवानिवृत्ति के कारण तब से ये दोनों पद खाली थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, अशोक भूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कितने करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है? ऑप्शन ए 40 करोड़, ऑप्शन बी 65 करोड़, ऑप्शन सी 15 करोड़, ऑप्शन डी 85 करोड़। देखिए, नीति आयोग की एक लेटेस्ट रिपोर्ट से ये पता चलता है कि कम से कम 30% आबादी या 40 करोड़ लोग, जिन्हें मिसिंग मिडिल कहा जाता है, स्वास्थ्य के लिए किसी भी वित्तीय सुरक्षा से वंचित हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने के लिए नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत में मिसिंग मिडिल के लिए स्वास्थ्य बीमा में यह कहा है कि स्वास्थ्य बीमा या आश्वासन कवरेज का विस्तार एक आवश्यक कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत और शहरी क्षेत्र में अनौपचारिक, अर्ध औपचारिक और औपचारिक व्यवसायों में काम करने वाले लोगों में यह मिसिंग मिडिल शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 40 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी 50%। देखिए, उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट देने की घोषणा की है। यह छूट जो है वो आपका 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी। उड़ीसा इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2021 के तहत राज्य वाहनों के बेस प्राइस पर दोपहिया वाहनों के लिए अधिकतम 5,000 रुपए, तिपहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपए और चौपहिया वाहनों के लिए 50,000 रुपए का सब्सिडी देगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। UIDAI ने भारत सरकार से किस बिल से छूट की मांग की है? ऑप्शन ए भारतीय जन सुरक्षा बिल, ऑप्शन बी भारतीय डाटा बिल, ऑप्शन सी व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कानूनों के दोहरेपन से बचने के लिए भारत सरकार से व्यक्तिगत डाटा संरक्षण कानून से छूट की अपील की है। UIDAI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। यह भारत के निवासियों के लिए आधार नामक विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने के लिए स्थापित किया गया था। इसी तरह व्यक्तियों के व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत की संसद में एक विधेयक पारित किया गया था। यह विधेयक डाटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करके व्यक्तिगत डाटा के प्रसंस्करण के लिए रूपरेखा तैयार करना चाहता है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल द्वारा 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा पर पुणे संवाद 2021 के कौन से संस्करण का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए चौथे, ऑप्शन बी 5वें, ऑप्शन सी 6ठे, ऑप्शन डी 7वें। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा पर पुणे संवाद 2021 के 6ठे संस्करण का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया गया। पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित यह 2 दिवसीय ऑनलाइन सम्मेलन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भी संबोधित किया। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय आपदाओं और महामारी के दौरान में राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारी है। प्रतिभागियों द्वारा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर आपदाओं और महामारियों के प्रभाव को लेकर चर्चा करने के साथ ही इससे निपटने के लिए रणनीतियों के बारे में भी सुझाव दिया गया। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के हिस्से के रूप में आपदा जोखिम में कमी करने पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा बाहरी आयामों तथा भविष्य के खतरों व चुनौतियों से निपटने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका विषय पर भी चर्चा की गई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 6ठे संस्करण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा उत्सव इस वर्ष कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए 1 से 3 नवंबर तक, ऑप्शन बी 2 से 4 नवंबर तक, ऑप्शन सी 3 से 5 नवंबर तक, ऑप्शन डी 4 से 6 नवंबर तक।
देखिए, गंगा उत्सव इस वर्ष जो है वो आपका 1 से 3 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 4 नवंबर को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ पर हर वर्ष गंगा उत्सव का आयोजन करता है। यह इस वर्ष गंगा उत्सव का व्यापक बनाते हुए इसका प्रसार नदी घाटियों तक करने का लक्ष्य रखा गया है। 150 जिलों में गंगा उत्सव मनाने की योजना है, जिसमें गंगा क्षेत्र के 112 जिले सहित अन्य प्रमुख नदियों के किनारे बसे जिले शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस पर नदियों के साथ सदियों से चली आ रही परंपराओं से जुड़ने का आह्वान किया था। इस वर्ष गंगा उत्सव का आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की देखरेख में हो रहा है। यह कार्यक्रम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का हिस्सा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 1 से 3 नवंबर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 अक्टूबर को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई? ऑप्शन ए श्री लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी श्री गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी श्री मोरारजी देसाई। देखिए, 31 अक्टूबर 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इंदिरा गांधी एकमात्र महिला है जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। इंदिरा गांधी को अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली देश की दूसरी प्रधानमंत्री थी। वर्ष 1959 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और वर्ष 1964 में प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु के बाद उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में एक कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। किंतु लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु के बाद वर्ष 1966 में वे देश की 5वीं प्रधानमंत्री बनी। वर्ष 1976 में उनके कार्यकाल के दौरान भारत में आपातकाल लागू किया गया, जो कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी के दूसरे कार्यकाल के दौरान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया। 31 अक्टूबर 1984 को उनके 2 सिख अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी को उनके प्रभावशाली व्यक्तिगत के लिए जाना जाता है और उन्होंने बांग्लादेश के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।